Good morning, 11th class. So, we are on the last two topics of our chapter number 9, Industrial Revolution. And we have done the introduction, how did it rise in Britain, क्या-क्या reasons थे, क्या-क्या positive points थे, क्या-क्या negative points थे, what did the who were the inventors, कैसे उन्होंने invent किया, फिर कौन सा सेक्शन था जिसके इससे बहुत ज्यादा फायदे हुए और कौन सा सेक्शन था जिसके बहुत ज्यादा समवेयर जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट इसका सहना पड़ा। सो बेसिकली जो चिल्ड्रन विमेन और जो वर्किंग क्लास है वो सेक्शन है जिनके ऊपर सबसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा किस चीज का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, बिकॉज जो इसके फायदे थे वो इनको मिल नहीं पाए थे। ठीक है, so इससे related ही in our previous class we have already done about the protest movements कि ये जो section of people थे, मतलब जो children और जो women section था, इनकी condition अच्छी नहीं थी in the industrial revolution and during this time period. So basically during this time period these people faced a lot of, you can say, कि नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इस चीज से जब जो इनके ऊपर बैड कंडीशंस थी या जिन बैड कंडीशंस पे ये काम करते थे, उन बैड कंडीशंस का जब एक लेवल सैचुरेशन पॉइंट जैसे आ गया था, तो फिर ऑब्वियसली आता ही है कि दीज पीपल वर नाउ वांटिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट whatever was being done to them in the industries, the way they were given less wages, the way they had been working for such long hours, और जितनी भी मतलब जो environment था, फैक्ट्री की जो लोकेशन थी, जैसे सिचुएशन में ये काम करते थे, उन सब से रिलेटेड इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। हमने पढ़ा प्रोटेस्ट के पीछे के रीजन, समवेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड एन इम्पैक्ट ऑन दीज पीपल, और कैसे जो बेसिक नेसेसिटीज थी उनमें प्रॉब्लम होने लग गई थी। दैट इज व्हाई दीज पीपल प्रोटेस्टेड। ठीक है, तो अब इतना प्रोटेस्ट हुआ है, इनिशियली हमने देखा उन्होंने बहुत रिप्रेस कर दिया, पर इतना रिप्रेस करने के बाद भी वी नो दैट ऑब्वियसली देयर विल बी some kind of reform because protest जो है they continue. So let us now think that let us now have a look at whatever the reforms were made, and the reforms were basically made through laws. तो एज वी ऑलरेडी नो कि बच्चों की एंड विमेन की कंडीशन क्या थी, तो इससे रिलेटेड जब इतने प्रोटेस्ट हुए तो अराउंड 1819 में कुछ लॉज पास हुए थे जिसमें इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज जो है वो नहीं होगा। मतलब यू कैन नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज, और जो 9 से 16 इयर्स के बीच के चिल्ड्रन हैं उनमें वो सिर्फ 12 आवर्स अ डे ही उनसे आप काम करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते हो। यानी 9 से कम साल के बच्चों को काम करवाना ही नहीं है, और 9 to 16 को सिर्फ 12 आवर्स तक का काम करवा सकते हो। बट ये लॉ पास तो हुआ, पर है ना ये प्रॉपरली एनफोर्स नहीं हो सका। ठीक है, अंटिल 1833। 1833 में जब अगेन बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ बाय द वर्कर्स थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, तब क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ जिसने ये परमिट किया बच्चों को, ये परमिट किया एक्चुअली नाउ दैट चिल्ड्रन अंडर 9 टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन सिल्क फैक्ट्रीज। यानी जो बच्चे 9 इयर्स से छोटे हैं उनको आप सिर्फ और सिर्फ सिल्क फैक्ट्रीज में काम करवा सकते हो, और वो भी उनका टाइम लिमिट कर दिया था कि इतने टाइम आवर्स तक ही आप कुछ बच्चों को काम, मतलब बच्चों को काम करवा सकते हो, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया था। और ये जितने भी ये जो एक्ट 1833 के बाद प्रॉपरली एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये प्रॉपरली एनफोर्स हो, इसीलिए उन्होंने फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स रखे थे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये इसमें हम देखेंगे स्टिल देयर वाज अ ड्रॉबैक। एक तो 1847 तक क्या हुआ, मोर देन 30 इयर्स that the act was enforced। उसके बाद somewhere हम देखेंगे एक और 10 hour bill was passed, और जो है इस जो बिल है, इस एक्ट से क्या हुआ था
कि जो वर्किंग आवर्स ऑफ विमेन और यंग पीपल है उसको कम कर दिया गया था, और मेन को बोला था कि मेन को एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ वर्क मिलना चाहिए ईच डे, ठीक है। यानी 1833 में पहले तो रिस्ट्रिक्ट किया टाइम पीरियड बेसिकली अंडर 9 वाले बच्चे और बाकी बच्चों का, और 9 अंडर 9 के सिर्फ फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री इंस्पेक्टर रखे चेकिंग करने के लिए। फिर 1847 में 10 आवर्स बिल पास हुआ, जिसमें ये लिखा था कि बेसिकली लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क करना है विमेन को, यंग पीपल को, और मेन को कम से कम 10 आवर्स ऑफ वर्क डेली मिलना ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। नेगेटिव इफेक्ट कैसे हुआ? ये जितने भी एक्ट थे ये सारे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, है ना। तो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के थे तो अब क्या हुआ कि जब माइन कमीशन ऑफ 1842 सेटअप हुआ था, गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, उसमें जब उन्होंने चेक किया, सर्वे जैसे किया, तो देखा माइंस में तो हालत और खराब हो गई थी जब से ये एक्ट ऑफ 1833 आया। क्यों? क्योंकि बच्चे अब उधर काम नहीं कर सकते थे, तो बच्चों को कहाँ काम करवा रहे थे? अब कोल माइंस पे। अंडरस्टैंड? यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रिस्ट्रिक्शन हो गई है, तो माइंस में बच्चों को ज्यादा डालने लग गए काम में। माइंस एंड कॉलेजेस एक्ट ऑफ 1842 जो है, दे बैंड चिल्ड्रन अंडर 10 एंड विमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। फिर एक इससे रिलेटेड एक्ट निकाला, माइंस से रिलेटेड, कि बच्चे जो 10 इयर्स से छोटे और विमेन जो है उनको अंडरग्राउंड में काम नहीं करवाना है। फिर एक फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट निकला 1847 में, जिसमें ये बोला कि चिल्ड्रन अंडर 18 एंड विमेन शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स अ डे, यानी 18 से छोटे बच्चे और विमेन जो है 10 आवर्स अ डे से ज्यादा काम उनको नहीं करना है। बट ये जो लॉ है, इनको एनफोर्स करने की ड्यूटी किसकी थी? फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स की, जो इंस्पेक्शन करते थे। बट ये बहुत डिफिकल्ट काम था। दूसरी चीज, ये जो इंस्पेक्टर्स थे ना, इनकी जो सैलरी थी बहुत कम थी। तो क्योंकि इनकी सैलरी कम थी, तो इनको जब फैक्ट्री मैनेजर्स ब्राइब देते थे ना, तो ये आराम से ले लेते थे। तो यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, करप्शन आ गया, जिसके कारण वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स ठीक से चेक नहीं कर रहे हैं कि बच्चे काम ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, विमेन इतनी जो रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे। उसके साथ साथ एक तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर की प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो बच्चे थे ना, उनकी रियल एज उनके पेरेंट्स छुपाने लग गए, यानी कि उनको बड़ा एज का बता के काम पे भेजने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि इससे अपनी फैमिली की इनकम तो बढ़ रही है ना, वो जरूरी है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लॉज आने के बाद भी क्या हुआ? देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम दैट वर स्टिल सीन, बिकॉज पीपल ऑलवेज फाइंड आउट वेज टू एक्चुअली समवेयर व्हेन पीपल आर करप्ट, तो ऐसी सिचुएशन आती है। तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको ब्राइब किया जाता था आराम से, और उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों की एज बड़ी बता के, रियल एज छुपा के उनको काम के लिए भेज देते थे, ठीक है। सो ये तो हो गई रिफॉर्म्स थ्रू लॉज, मतलब लॉज आए थे, इम्प्रूवमेंट आई थी, चेंजेस आए थे प्रोटेस्ट के बाद। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? प्रॉब्लम ये थी कि लूप होल्स थे कहीं कहीं, और जिसके कारण कुछ ना कुछ थोड़ा करप्शन के कारण इतने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं हो रहे थे ये रूल्स। अब आ जाते हैं ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, ये है डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस टॉपिक में बेसिकली क्या है, फ्यू पीपल से दैट इट इज नॉट करेक्ट टू कॉल दिस टाइम पीरियड, जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं, और ये इनको ये टर्म देना सही नहीं है। तो हम देखते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। 1970s तक तो ये जो टर्म था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो ब्रिटेन के लिए यूज होता था 1780 से 1820 के अराउंड तक, उसको समवेयर बहुत लोगों ने एग्री किया कि हाँ इसके अराउंड जो है ठीक है, दिस इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बट उसके बाद जो है कुछ लोग जो है इसको चैलेंज करने लगे, मतलब क्वेश्चन करने लगे कि दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कॉल दिस टाइम पीरियड। क्यों? सबसे पहली बात तो है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो बहुत सडनली हुआ है। बट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। जिन हम
प्रोसेसेस की बात करते हैं कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था इस टाइम पे, वो ऑलरेडी इस टाइम पीरियड से पहले शुरू हो चुकी थी, पर इस टाइम पीरियड में वो नए लेवल्स पे पहुंच रही थी, नए लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे पहुंच रही थी। यानी कि जैसे कि भाई पहले भी वर्कर्स काम करते रहे थे, बट इस टाइम के जो वर्कर्स हैं वो ज्यादा नंबर में फैक्ट्रीज में काम करने लग गए थे, बहुत ज्यादा यूज ऑफ मनी होने लग गया था। दैट मीन्स ये चीजें शुरू तो हो गई थी, बट इस टाइम पे क्या हो गया था, उनका लेवल और उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो यानी ये ग्रेजुअल प्रोसेस था, ये बहुत सडन चेंज नहीं था, बहुत बड़ा ऐसे सडन चेंज नहीं था, इसीलिए इसको रेवोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये वो लोग बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन these people again along with that they are saying that until well in the 19th century जो बहुत सारे रीजन्स ऑफ इंग्लैंड है उनमें फैक्ट्रीज और माइंस अभी तक इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में रीजनल मैनर में ये चेंज हुआ था, यानी कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, जैसे लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंगम में और न्यू कैसल में। तो यानी पूरे के पूरे यूरोप में ये चेंज नहीं हुआ था, ये चेंज तो कुछ सिलेक्टेड मेन सिटीज और मेन जो टाउन्स थे कहाँ के, इंग्लैंड के, वहां पे हुआ। तो हम कैसे कुछ जो रीजनल डेवलपमेंट हुई है रीजन वाइज, उसको हम पूरी कंट्री का कैसे बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? ठीक है, इसके अलावा एक जो नेक्स्ट पॉइंट ये लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ग्रोथ इन कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री या फिर फॉरेन ट्रेड जो 1780 से 1820 के बीच में है, उसको भी हमें रेवोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इतनी ग्रोथ हुई है कॉटन टेक्सटाइल में और जो नई मशीनरी आई है ना, वो बेसिकली किस पे, और जो नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई वो डिपेंड किस पे होती थी? वो डिपेंड होती थी रॉ मटेरियल जो आता था दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, यानी जैसे स्पेशली इंडिया से आता था रॉ, चाहे कॉटन टेक्सटाइल की अगर बात कर ले, रॉ मटेरियल आता था इंडिया से और फिर वो सेल भी जो है बाहर की कंट्रीज में ही करते थे, स्पेशली जैसे इंडिया में। तो यानी टोटली किस पे डिपेंडेंट थे ये लोग? बाहर की कंट्रीज से थे। तो हम कैसे इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था या इतना रेवोल्यूशनरी था ये टाइम पीरियड? दूसरी चीज, ज्यादातर जो डेवलपमेंट हुई थी वो नॉन मेटालिक मशीनरी में हुई थी, तो हम इसको अगेन कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल सकते हैं? क्योंकि इनका बहुत कम लिंक था बाकी ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड में ही डेवलपमेंट हुई थी, बेसिकली नॉन मेटालिक मशीनरी से रिलेटेड डेवलपमेंट हुई थी। और बहुत चीजों के लिए ब्रिटेन डिपेंड करता था ऑन द अदर कंट्रीज फॉर रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फॉर सेल, स्पेशली इंडिया के ऊपर। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि हम इस टाइम पीरियड को ऐसे, वी कैन नॉट कॉल इट एज सच अ रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ पीरियड। ठीक है, इसके अलावा क्या, जो मेटालिक मशीनरी और स्टीम पावर था वो उस टाइम तक बहुत रेयर थे अंटिल 19th सेंचुरी। ठीक है, डेवलप तो हो गए थे, डेवलप तो बहुत हुए थे, बट इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि रेयर थे, इन्वेंट होने के बाद बहुत ज्यादा यूज नहीं हो, कंपेरेटिवली हमने जितना पढ़ा है उसमें हम देखते हैं कि नंबर बढ़ गया था, बट फिर भी अगर कंपेयर करें इतना भी ज्यादा नहीं था, रेयर था। ठीक है, तो लेट 19th सेंचुरी के बाद बहुत ज्यादा ये यूज होने लगे थे। तो इसके अलावा ये जो इतना ज्यादा रैपिड ग्रोथ ब्रिटिश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में है बेसिकली 1780s के अराउंड, इसका रीजन क्या है? जब हम बोलते हैं, जब भी हम ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, ट्रेड बढ़ गई थी, इंडस्ट्रीज बढ़ गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया था, तो 1780s के अराउंड जो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ब्रिटिश का इतना बढ़ा था, उसका रीजन क्या था? कि उनका जो नॉर्थ अमेरिका के साथ ट्रेड था वो एक बार के लिए डिसरप्ट हो गया था, एक बार के लिए उस पर स्टॉप लग गया था। क्यों? क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, कहाँ? अमेरिका में। तो जब अमेरिका खुद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लगा हुआ है, तो एक बार के लिए जो इनका ट्रेड है इंग्लैंड का किसके साथ? नॉर्थ अमेरिका के साथ, वो एक बार इंटरप्टेड हो गया था। तो अब हम देखेंगे जब अमेरिकन जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद वापस से क्या है, इनका ट्रेड फिर से बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में
चलने लग गया। तो जब हम ये ग्रोथ रिकॉर्ड करते हैं तो हम बोलते हैं बहुत ही शार्प डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा शार्प डेवलपमेंट है। पर हम ये नहीं समझ रहे कि ये शार्प डेवलपमेंट हमें इसीलिए लग रही है क्योंकि हमने शुरू ही लो पॉइंट से किया है, यानी हमने शुरू ही एकदम समवॉट बहुत नीचे लेवल से किया। तो जब हम उसको देखेंगे तो हम सोचते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, इतनी ऊपर। तो हम उस जब उस रिलेटिवली उस हिसाब से बोलते हैं या कंपेयर करके बोलते हैं तब हम बोलते हैं इतनी ग्रोथ है। बट उसकी रीजन ये है कि स्टार्ट ही बहुत लो पॉइंट से हुआ है, इसीलिए अपने को ऐसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब भी हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक चेंजेस अकर हो रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर 1815 एंड 20 के अराउंड, उसमें हम देखेंगे कि जो ये सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये उस डेट से पहले नहीं बल्कि उस डेट के बाद ज्यादा सस्टेन्ड हो गई है। यानी जो स्टेबल और जिस हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये 1815-20 के पीरियड से पहले की कंपैरिजन में उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है ना उसमें ज्यादा स्टेबल है। तो इसीलिए ये बोलते हैं इससे पहले वाले टाइम पीरियड को हम क्यों बोले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी जो अराउंड 1793 के बाद के जो डेकेड्स हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत ज्यादा जो ट्रेड और ये जो इकोनॉमी है थोड़ी सी डिसरप्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें पता है नेपोलियनिक वॉर्स हुए थे बहुत सारे। सो दैट मीन्स फ्रांस और पूरा यूरोप जो है किसी तरीके से अभी एक मतलब वॉर्स में पॉलिटिकल हसल में फंसा हुआ है। तो यानी जो ट्रेड है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक बार के लिए थोड़ा डिसरप्ट हो गया था। तो जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होगी, किसी कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा, नई मशीनरी बनेगी, फैसिलिटीज बढ़ेगी, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, जो इंडस्ट्रीज है या मशीन सबकी। तो अब जब हम बोलते हैं कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इसका मतलब क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नई मशीनरी होनी चाहिए, एफिशिएंट यूज ऑफ ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो जब इतनी बात हो रही है तो ये हम देखेंगे कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में अगर हम देखें तो वो मेनली 1820 के बाद ही ज्यादा बढ़ी थी। कब बढ़ी थी? 1820 के बाद। सो एज डिड द लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कॉटन की बात करें हम, आयरन की बात करें या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो इन सब में हम देखें तो ये सिर्फ हाफ ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट दे रही थी। ठीक है, अंटिल 1840s। टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ इन ब्रांचेस तक लिमिटेड नहीं थी, वो बहुत और फील्ड्स में थी, यानी कि प्रोसेसिंग भी थी और पॉटरी में भी बहुत डेवलपमेंट आ गया था। यानी जब हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बेसिकली हम देखेंगे एक तो 1820s के बाद ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो हमें फिर उससे पहले वाले टाइम पीरियड को हम क्यों बोले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो हम टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं इस टाइम पीरियड की, वो सिर्फ इन ब्रांचेस में नहीं हुई थी जिनकी हम इतनी देर से जिनकी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कॉटन, आयरन या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, बट एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग और पॉटरी में भी हुई थी। ठीक है, तो अब जब हम इस चीज का अब हम इतनी बात कर लिए तो फिर भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो 1815 की आप बात कर रहे हो तो अराउंड 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ था कि इतनी ज्यादा ब्रिटिश की ग्रोथ हो गई इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे रिलेटेड हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट फ्रॉम 1760 टू 1850 के कंपैरिजन में हम अगर करें तो ब्रिटिश ग्रोथ जो है वो 1815 के बाद ज्यादा थी। ठीक है, यानी 1760 से 1850 को अगर हम ठीक से देखें और फिर 1815 वाला टाइम पीरियड देखें उसके बाद वाला, तो उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा फास्टर हुई थी। ठीक है,
ये बोल रहे हैं कि historians in searching for answer as why British growth may have been faster after 1815 than before, historians have pointed to the fact that from 1760 to 1815 ब्रिटेन जो है वो दो चीजों में लगा हुआ था, ठीक है। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगा हुआ था और ऊपर से वॉर कर रहा था, वो कभी यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ। तो इसीलिए हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं कि 1815 के बाद जो इसकी डेवलपमेंट है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू 1760 टू 1850, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग दैट जब हम इस हिस्ट्री को एज सच पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि 1760 से 1815 के बीच में भी डेवलपमेंट हुई थी, ग्रोथ हुई थी, बट 1815 के बाद जो है वो फास्टर हुई थी, ठीक है। क्यों हुई थी? क्योंकि जो 1860 से 1815 के बीच में टाइम पीरियड है उसमें ब्रिटेन दो चीजों में साथ में लगा हुआ था, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और एक वॉर्स कर रहा था यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ और इंडिया के साथ। इतना तक कि ब्रिटिश जो है वो 36 आउट ऑफ दी 60 इयर्स में फ्रॉम 1760 इंगेज था इन वॉर इटसेल्फ, और जो कैपिटल उन्होंने लिया था, बोरो किया था, वो फाइट में वेस्ट कर रहे थे, वॉर्स में, रादर देन अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन या उस चीज में इन्वेस्ट करने से ज्यादा वो लोग वॉर में उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। 35% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वॉर कैसे होता था? वो लोगों से टैक्स जो लेते थे उस इनकम का 35% जो है कॉस्ट ऑफ द वॉर में लग जाता था। वर्कर्स को अब ट्रांसफर किया जा रहा था फैक्ट्रीज से, कहा? फैक्ट्रीज और फार्म से आर्मी में डाल रहे थे कि आप क्या करो, फाइट में इन्वॉल्व रहो। तो और इस टाइम पे और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे फूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जो पुअर लोग थे उनके पास बहुत कम पैसे थे, किस चीज के? कंज्यूमर गुड्स भी नहीं वो लोग खरीद पा रहे थे। इसके अलावा नेपोलियन ने ब्लॉक कर दिया था उस एरिया को। ब्रिटिश ने भी ऑब्वियसली, ब्रिटिश को भी काफी कंट्रीज जो है ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, रोक रहे थे, तो ऑब्वियसली इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश का जो ट्रेड है इस टाइम पे समवेयर क्या हो गया था, थोड़ा कम हो गया था। So the destination for more than half of the British exports to British traders was stopped during this time period because of these problems, यानी जो नेपोलियनिक पॉलिसीज थी ब्लॉक करने की, और उसके अलावा जो बीच में ये सारे वॉर्स वगैरह हो रहे थे उससे रिलेटेड। सो यानी समवेयर जो लोग बोलते हैं कि आप बार बार बोल रहे हो कि 1815 में ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो 1760 या 18 और 1815 के बीच में इन रीजन से इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, स्लो हो पाई, क्योंकि दो चीज पे फोकस कर रहे थे, तो इसीलिए एक में बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होगी, ठीक है। नाउ जब हम आगे की बात करते हैं, वो सबसे पहली बात है कि जो वर्ड इंडस्ट्रियल को रेवोल्यूशन के साथ अगर हम यूज करें तो ये बहुत लिमिटेड एक तरीके से मतलब इसका समझाएगा। क्यों? ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था ना, वो सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड या इंडस्ट्री फील्ड में नहीं हुआ था, ठीक है, वो सोसाइटी में भी बहुत चेंज आया था। इस टाइम पे दो नई क्लासेस इमर्ज हो गई थी, कौन सी? एक तो बूर्जवाजी जो बेसिकली होती है रिच मिडिल क्लास, और साथ में कौन हो गए थे अपना एक और सेक्शन जो थे वो थे प्रोलिटेरियन। प्रोलिटेरियन क्या होते हैं? बेसिकली जो लेबर क्लास होती है, वर्किंग क्लास जो फैक्ट्रीज वगैरह में। यानी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्फेयर के साथ साथ क्या हुआ, दो क्लासेस और सोसाइटी में भी चेंज हुआ, दो क्लासेस डेवलप हुई है, बूर्जवाजी और प्रोलिटेरियन, यानी कि लेबर क्लास, और बूर्जवाजी यानी रिच मिडिल क्लास जो इस टाइम पे डेवलप हो रहे थे, ट्रेडर्स वगैरह, ठीक है। यानी और भी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलना ऐसे सही नहीं है। अब देखो 1851 में क्या हुआ कि विजिटर्स आए थे, ठीक है। विजिटर्स कहाँ आए थे? विजिटर्स आए थे देखने के लिए ग्रेट एग्जीबिशन जो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया था लंदन में, एक जगह क्रिस्टल पैलेस कंस्ट्रक्ट किया गया था वहां पे। उसमें क्या दिखाया हुआ था? सारी अचीवमेंट्स दिखाई थी ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, ब्रिटिश इंडस्ट्री की सारी अचीवमेंट दिखाई थी। एट दैट टाइम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो टाउन्स में रह रही थी, बट वर्कर्स इन द टाउन्स
वर एज मैनी एज हैंडीक्राफ्ट यूनिट इन फैक्ट्रीज। यानी ये क्या बोल रहे हैं कि जो वर्कर्स इन बेसिकली जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो टाउन्स में रह रही थी, इन वर्कर्स में से जो टाउन में रहते थे इसमें से हैंडीक्राफ्ट यूनिट वाले भी थे एज इन फैक्ट्रीज। From 1850s, the proportion of people living in urban areas went dramatically up. Most of these were workers in industry and the working class. Only 20% of Britain's workforce now lived in rural areas. ये कह रहे हैं धीरे धीरे इतनी डेवलपमेंट हो गई कि इतने ज्यादा लोग कहाँ आके रहने लग गए, सिटीज और टाउन्स में, और सिर्फ 20% जो ब्रिटिश की वर्क फोर्स है वो कहाँ रहती थी, गांव में, कंट्री साइड में। So this was far more rapid rate of industrialization than has been witnessed in any other European country. क्योंकि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली ऑफ द पीपल हु आर इंगेज इन इंडस्ट्रीज, द वर्किंग क्लास। तो रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी यहाँ हुई थी उतनी और किसी यूरोपियन कंट्री में इस टाइम पे नहीं हुई थी। ठीक है, तो एक हमारा हम डिस्क्राइब करेंगे अबाउट वन हिस्टोरियन, द नेम इज ए मसन। ये जो है इन्होंने डीप स्टडी की थी ब्रिटिश इंडस्ट्री में। ठीक है, इन इज डिटेल स्टडी ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, ये जो हिस्टोरियन है ए मसन, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि और भी बहुत अपने पास मतलब पॉइंट्स है जिससे अपने ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पीरियड 1850 से 1914 वाला है उसमें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है वो ज्यादा मैसिव स्केल पे हुआ था। ठीक है, सो ही इज सेइंग देयर आर गुड ग्राउंड्स फॉर रिगार्डिंग द पीरियड 1850 to 1914 as that in which the industrial revolution really occurred on a massive scale। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी इकोनॉमी को, पूरी सोसाइटी को वाइडली बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आया था। दैट इज वाई 1850 से 1940 वाला जो टाइम पीरियड है उसको हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलना चाहिए, बिकॉज इट ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके, so basically few section think that it should be called industrial revolution this time period जिसकी हमने बात की है 1780s से 1850s तक, whereas few historians say lately that जो ये टाइम पीरियड है इसको सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलना सही नहीं है, एंड द लेटर पीरियड 1850s के बाद वाला जो पीरियड है 1914 तक उसको बोलना चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो हिस्टोरियंस वेरी ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू, बट whatever it be, we have seen that there were great changes that took place during this time period, and this was a time which saw a lot of invention, lot of changes in the life of मतलब नए सेक्शन आ गए थे, जैसे ये बूर्जवाजी आ गए थे, प्रोलेटेरिएट आ गए थे, ट्रेड इंप्रूव हो गया था, वर्ल्ड समवेयर कनेक्ट हो गया था, एंड फिर कुछ लॉज आए थे, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था जो वर्किंग सेक्शन जिनके लिए पहले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक थी सिचुएशन। So there were a lot of changes, positive and negative, but whatever it be, this time period witnessed lot of changes, and that is why few historians still believe that this period should be called as the first industrial revolution, which began in Britain and brought lot of changes in economic field, especially industrial field, और बाकी field में भी हमें पता बहुत changes आए थे। ठीक है, with this we finish our chapter number 9 of history, the industrial revolution. So I suppose everything is clear. If you have any doubt relating to the chapter, then you are feel free to ask. So give this portion a reading, and if you have problem we'll discuss it and solve it. Okay, so now meet you all in the next class.